माइक स्टार्ट करें। क्या हुआ? क्या पढ़े थे लास्ट टॉपिक बताओ। क्वेश्चन दिए थे। सुनो बात नहीं, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, यही आया था, जहाँ पे थीटा जो था किसके किसके बीच का एंगल था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा था। ठीक है, यहाँ से यूनिट हमने निकाली थी, कितनी आई थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ से डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, हमेशा थीटा का ही मिसकॉन्सेप्शन है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन होगी, उठा के रख दोगे। एरिया वेक्टर्स आपको पता होगा, रख दोगे। थीटा मेन देखना होगा कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। तो थीटा हमने लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का वेक्टर है। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैंने जो क्वेश्चन दिया था उन क्वेश्चनों में थीटा का ही मेन रोल था। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई गिवन था और एरिया वेक्टर्स आपको दिया हुआ था, मतलब या निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, याद होगा आपको कि एक प्लेट था और इस प्लेट का एरिया ए है और ये कोई एक ऐसे एक्सिस चल रही है वाई एक्सिस, इसके अलोंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर चल रहा था और इससे ये एंगल थीटा बना रहा था। और ये स्क्वायर प्लेट है तो इसका सारा जितना भी साइड्स हैं सब साइड्स ए गिवन थे। हमसे पूछा था फाइंड आउट द फ्लक्स, देन फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू होती है ई ए कॉस थीटा। अब थीटा एंगल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर तो पता चलेगा कि एरिया इसका किधर चल रहा है। ये प्लेट ऐसे रखा गया है तो इसका एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में चल रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये होगा एरिया वेक्टर। तो इनके बीच में एंगल अगर हम देखें तो 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 90 माइनस थीटा। तो अगर हम ये वैल्यू उठा के पुट करते हैं तो ई ही दिया था। एरिया में अगर देखें तो ए और ए साइड का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस 90 माइनस क्या रखेंगे यहाँ पे? थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा तुम्हें पता है कि चेंज हो जाता है, चेंज होके किस में चला जाता है? साइन में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा ई ए स्क्वायर साइन थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, समझ गए इतनी बात? ठीक है, या तो अगर ये थीटा जैसे मान लो 30 गिवन होता जैसे क्वेश्चन में दिया था तो 90 माइनस 30 करते तो ये एंगल कितना आ जाता? 60 आ जाता और कॉस 60 की वैल्यू रखते। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये थीटा किस चीज़ के लिए है, मतलब ये थीटा बस हमने एक एंगल बना के दे दिया है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन हमने एक और दिया था क्यूब का। क्यूब हमने बनाया था और सबका साइड अगर बात करें तो ए ही साइड है, साइड ए है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इसका ए है। और ये कहीं एक प्लेन में ऐसे रखा गया था, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। हमसे पूछा गया था फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स लिंक फ्रॉम दिस क्यूब। टोटल कितना फ्लक्स रहा होगा अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है तो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो। पहले तो तुम इसको क्यूब ना मान के प्लेट मानो। प्लेट अगर हम देखें तो इसमें टोटल हमारे पास 6 प्लेट लगे हुए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आगे का फिफ्थ और पीछे का सिक्स, मतलब टोटल 6 फेसेस हैं इसके। तो हम 6 ये जो फेस दिख रहे हैं इनमें नाम दे दे रहे हैं इनका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गया। आगे का 5 और पीछे का कितना हो गया 6। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। फर्स्ट फेस अंदर तो तुम हो नहीं, तुम तो बाहर रहोगे, और तुम अगर बाहर रहोगे तो इस फर्स्ट फेस का एरिया वेक्टर तुम्हें क्या आउटसाइड दिखाई देगा? किधर दिखाई देगा? इस साइड दिखाई देगा मेरी तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रहा है? तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। ठीक है, ध्यान देना। तो हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या? पहले का फ्लक्स पहले वाले का, दूसरे वाले का फ्लक्स, ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने फ्लक्स आएंगे? 6 होंगे, 5 एंड 6। अब आओ एक एक करके लिखते हैं। पहले वाले का निकालते हैं। पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चल रही है? अभी छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मत रखो, बाद में रखना। ई रख देते हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल ई रखते हैं, बाद में उसकी वैल्यू ई नॉट आई कैप रख देंगे। तो ई डॉट ए, तो डॉट हटाएंगे तो क्या होगा? ए एरिया होगा किस प्लेट का? जो प्लेट तुम कंसीडर्ड किए हो, पहला वाला, इनटू में कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? इसी ई और ए के बीच में। तो ई इधर चल रहा है और इसका एरिया वेक्टर इधर चल रहा है, तो दोनों के बीच में क्या 180 डिग्री है? तो थीटा 180 रख देते हैं। क्लियर है इतनी बात? फिर प्लस, अब फाई 2 में आते हैं। फाई 2 में आएंगे तो ई ए, ये तो अभी भी वही रहेगा, बस थीटा चेंज होगा। देन कॉस, अब फाई 2 में थोड़ा ध्यान से देखो, क्या एरिया वेक्टर इधर होगा इसका? नहीं, बाहर होता है हमेशा एरिया वेक्टर, अंदर तो ये पूरा पैक्ड है। तो आउटसाइड सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या ऐसे निकल रहा होगा, मतलब इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो कितने डिग्री का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में? 0 डिग्री का। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? ठीक है। तीसरे में आओ। तीसरा थोड़ा ध्यान से देखो। अब तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड थर्ड दिख रहे हैं, इनमें अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखो थर्ड का एरिया वेक्टर क्या डाउनवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है। अब एंगल बन गया 90 का, और cos 90 कितना होता है? तो क्या तीसरा 0 हो जाएगा? चौथे में आओ, अगर चौथे में भी ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर ऊपर चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है, तो चौथे का भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। फिफ्थ मतलब आगे निकल रहा होगा ऐसे, फिफ्थ मतलब बाहर वाला फेस ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये भी कितना हो जाएगा? 0। एंड 6 का भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये पीछे चल रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है। ये टोटल 0 हो गए, बाकी ये बचे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अभी ई ए की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, ये भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होगी माइनस की ई ए, कॉस 180 माइनस में होता है, प्लस ई ए कॉस 0 1 होता है, तो क्या प्लस का ये होगा? ये भी कट गया। आंसर कितना आया? 0। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। क्लियर है इतनी बात? तो आप पूरे क्यूब को ऐसे लेके सॉल्व किए हैं, और इस क्यूब में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने के लिए टोटल जितने फेसेस थे उन सारे फेसेस को एक एक करके देखे हैं, रख दिए वैल्यू। आप ई की वैल्यू चाहे तो रख सकते थे, वो भी कट जाता फाइनली, और आंसर कितना आ जाता? 0 आता। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये, बताइए आंसर कितना होगा इसका। दिए थे शायद वो भी क्वेश्चन, क्या बस यही दिए थे? बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा चेंज करेंगे।
साइड अभी भी ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए है, ये है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो अब ओरिजिन पे न रख के इसको मैं ए डिस्टेंस आगे ले जाके रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर ही चल रही है और उसकी वैल्यू अभी भी वही है ई नॉट आई कैप। हम अब पूछ रहे हैं फाइंड नेट फ्लक्स लिंक विथ गिवन क्यूब। फाइंड करिए। नेट फ्लक्स निकालना है और ये क्यूब थोड़ा सा ओरिजिन से आगे रख दिया गया है। आया? अब उसमें आंसर 0 नहीं होगा, बस थोड़ा सा आगे शिफ्ट करने की वजह से आंसर अब 0 नहीं होगा। बट कितना होगा ये थोड़ा आप बता सकते हैं। आई जे जिस टर्म में आ रहा है आप उस टर्म में बताइएगा। आया किसी का? नहीं। टोटल 6 फेस अभी भी हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी निकालना है। मैं लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम ऐसे ही होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, इसलिए मैं उसमें अब लिख नहीं रहा हूँ। ध्यान से देख लो। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है। फर्स्ट इधर वाले को माना हूँ मैं, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, ठीक है। अब इसमें हम नाम नहीं लिख रहे, फर्स्ट वाले का पहले निकालना है। बताओ कितना होगा? ई ए कॉस में थीटा, थीटा कितना होगा यहाँ पे? अरे अभी भी 180 होगा। फाई टू की वैल्यू में आओ, थोड़ा ध्यान से आओ। फाई टू की वैल्यू बोलो, फाई टू क्या ये है? देन ई ए कॉस 0 होगा और फाई 3 फाई 4 फाई 5 फाई 6 0 हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत है? समझ गए हो ना कैसे 90 90 90 का एंगल बनेगा। तो इधर के सारे टर्म को हम क्या लिख दिए हैं? 0। अब आओ वैल्यू रखो। ई की वैल्यू कितनी है? ई नॉट आई कैप कॉस 180 है। थोड़ा ध्यान से देखना, कॉस कितना है? 180 है। कॉस 180 अगर है तो कितना होगा? माइनस प्लस। क्लियर है इतनी बात? इसमें आओ, बताना थोड़ा दूसरे वाले में। दूसरे वाले का अगर आप देख रहे हो तो आंसर आपको लग रहा है 0 आ रहा है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे। अच्छा एरिया वेक्टर नहीं रखे हैं, आओ एरिया रख लो भाई। बताओ इस वाले प्लेट का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, चलो रख देते हैं भाई, ए प्लस यहाँ पे आओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप एरिया वेक्टर कितना हुआ? ए स्क्वायर। कट जाना चाहिए, आंसर 0 आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? ई नोड आई कैप यहाँ भी रख सकते थे, मैं तो रखा ही नहीं, ऐसे पहले ही काट दिया। अरे यहाँ भी रखोगे तो ई नोड आई कैप एरिया ए स्क्वायर ही रहता। कोई बताए? बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बस ओरिजिन से आगे प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रह गई, एरिया वेक्टर ए स्क्वायर मैंने लिख तो दिया है,
बट क्या जो मैं लिखा हूँ वो हर एक चीज़ सही है? तो इन दोनों में फिगर में फ़र्क ही क्या रह जाता है? खुद सोच के देखो एक बार। ओरिजिन से हल्का सा डिस्प्लेस करने पे क्या रिजल्ट चेंज होगा? मैं बोला था क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, एनसीईआरटी में गिवन है, फिर भी कोई नहीं किया है। कोई बताएगा? ध्यान से देखिए, पहले सुनिए क्वेश्चन। ये मैं अभी यहाँ पे सुनो, बात नहीं, समझो थोड़ा ध्यान से। ई नॉट आई कैप ए स्क्वायर, ई नॉट आई कैप ए स्क्वायर। देखो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। तुम देख के लगेगा तुम्हें कि सर ओरिजिन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है और आंसर तुम वही लिख के चले आओगे। अभी फिलहाल में इसका आंसर जो आप सोच रहे थे वही होगा, बट जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आई कैप तो लिखा है मगर उससे पहले एक्स आई कैप लिखती है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा जो अभी एक्स नहीं था? तो जो आप सोच रहे थे 0, क्योंकि उसमें एक्स नहीं है। अगर एक्स नहीं है मतलब ये एक्स के एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि ओरिजिन से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही है तभी फर्क पड़ेगा, और एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि कितनी है? ई नॉट। आई कैप तो डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या मैं ओनली लिख दिया हूँ ई नॉट? ई नॉट दोनों एक्स के डायरेक्शन में है और एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक निगेटिव माइन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, एक इधर कट के दोनों आंसर अभी फिलहाल में कितना आएगा? 0। बट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अभी आप जब करेंगे तो इतना करने के बाद से आप फिर यहाँ पे एक एक्स लिखेंगे। अब बताइए आंसर अब क्या 0 हो जाएगा? नहीं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे, यहां तक सब सही है, ये भी सही है, यहां पे आएंगे तब चीजें चेंज होगी। इस स्टेप से मैं बता रहा हूं अब क्या करना है आपको। ई की जगह पे कितना रखेंगे? ई नॉट आई कैप, और देखो एक्स भी है इसमें, तो एक्स का मतलब ये पहला प्लेट एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस कर गया है? ए, तो क्या ए रखेंगे, और फिर एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी होगी? ए स्क्वायर, और कॉस 180 तो रहेगा ही रहेगा, जिसके लिए क्या आ जाएगा? माइनस। समझ गए इतनी बात? बस वो एक्स आने से ये चीज़ें चेंज हुई हैं। फिर क्या होगा? प्लस, प्लस लगाया, फाई 2 पे आए। फाई 2 मतलब ये फेस, थोड़ा ध्यान से देखो, ये फेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा जाएगा? ई नॉट आई कैप तो हो गया, अब x भी है, बट ये x एक्सिस में कितना डिस्प्लेस है? a और a, क्या 2a हो गया? मतलब क्या यहाँ पे 2a लिखेंगे, और फिर एरिया, एरिया कितना है इसका? a स्क्वायर, और cos 0 तो 1 ही हो जाएगा, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, माइनस का ई नॉट आई कैप a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 2e नॉट आई कैप ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? दोनों में ये देखो, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, ये 1 है और ये 2 है, दोनों सेम वैल्यूज है, ये 1 है और ये 2 है, तो आंसर कितना आएगा? ई नॉट आई कैप ए क्यूब। ये होगा नेट फ्लक्स। ठीक है, ये होगा नेट फ्लक्स, और एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन दिया है। बस यहाँ पे आप ध्यान दे देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के टर्म में है कि नहीं है, अगर है तब ये आंसर आएगा, नहीं है तो इसको तुम कहीं भी शिफ्ट कर लो, नेट फ्लक्स कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप इसको 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसका आंसर 0 लिख देना, और छोटा सा वहाँ पे फिगर बना के उसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, ये होगा।
नोट करो जल्दी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे सिंपल ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, एरिया ये है, तो बताइए फ्लक्स कितना होगा, वो तो क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम एक्चुअल में एक अल्टरनेट मेथड से निकालेंगे जिसका नाम है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो हमारा अगला टॉपिक वही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है ये भी, और दिया है गॉस ने, इसीलिए इस नाम पड़ गया गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है। गॉस का लॉ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। गॉस नाम है और इन्होंने क्या स्टेट किया है, सुनो। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे किसी भी क्लोज सरफेस या क्लोज फिगर के लिए। प्लेट के लिए भी निकाल रहा था मैं, जैसे एक प्लेट दे दिया और मैं इसका फ्लक्स फाइंड आउट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही थी तो, ठीक है। और मैं क्लोज सरफेस मतलब एक क्लोज फिगर के लिए भी निकाल रहा था। तो गॉस ने एक थ्योरम दिया, एक लॉ दिया, बोला क्या कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, उससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू इक्वल होती है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज इन दिस सरफेस। जो सरफेस तुमने लिया है उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स ही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे देखो, ध्यान से समझो बस ऐसे, ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज बैठा होगा, चार्ज जितना होगा उसी का 1/ε0 टाइम, फाई की वैल्यू कितनी होगी, जितना चार्ज होगा उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स ही फ्लक्स कहलाएगा। बस सिंपल सा एक शॉर्टकट मेथड बता दिया, बट आप हर जगह इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसको पहले यूज़ करने के लिए, मतलब एप्लीकेबल तो हर जगह है, बट तुम्हें उसको यूज़फुल बनाना पड़ेगा। कैसे उसको लगाओगे, उसके लिए तुम्हें गॉसियन सरफेस वगैरह वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले तुम्हें स्टेटमेंट ही समझना है गॉस के थ्योरम का। क्या बोला गॉस ने, क्या बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज होगा उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स उससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू होगी। समझ गए हो? तो लिखेंगे क्या, टोटल फ्लक्स passes from any closed surface is equal to 1/ε0 times charged enclosed them. Total flux passes from any closed surface is equal to 1/ε0 times charge enclosed them. 1/ε0 times of लिख लेना, of charge enclosed by them या only them। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है और इसको याद रखना है आपको अपने लैंग्वेज में, जैसे आप इसको याद रख सकते हैं। बस सिंपल सी बात है ये, ऐसे समझ लो। एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, सुनो थोड़ा। कोई भी सरफेस है, बस क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज। अब इसमें चार्ज है, जैसे सपोज दैट क्यू है, मैं पूछूं बताओ इसे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो क्या लिखोगे? फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। समझ गए? इसमें अगर 2Q चार्ज है तो 2Q/ जितना चार्ज अंदर होगा उसी का 1/ε0 टाइम। समझ गए इतनी बात? अब मान लो यहाँ पे कोई चार्ज बाहर बैठा है, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे? नहीं।
इन्होंने अपने मतलब डिफिनेशन में बोला कि जितना चार्ज इनक्लोज होगा उसके अंदर बस उसी का 1/ε0 है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? अब इसी का यूज करके ना अभी हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सिलेंडर का, स्पेयर का, ऐसे करके बहुत सारे कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, सॉलिड, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बोल रहे हो सर आप अभी फ्लक्स बता रहे थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो फ्लक्स पता होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, E A cos थीटा, यही तो होती है। तो एरिया तो सिलेंडर वेंडर का तुम्हें पता ही होगा, थीटा एंगल ही है किसके किसके बीच में, तो वहाँ से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई, जितना चार्ज इनक्लोज होगा उसी के इक्वल होगा, Q/ε0 टाइम्स के। अभी सुनो, अभी तो गॉस थ्योरम में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अब समझो यहाँ पे, पहले तो ये चीज़ स्टेटमेंट था, थोड़ी इस चीज़ को हम इन्होंने कैसे प्रूव करके दिखाया है ये बात समझिए। देखो मोस्टली टाइम में अगर हमारे पास कोई भी स्पेयर है, स्पेयर, और स्पेयर दो तरह के होते हैं मेनली, कौन कौन से, एक होता है हॉलो स्पेयर और एक होता है सॉलिड, हॉलो और एक होता है सॉलिड। तो हॉलो स्पेयर जब होगा या सॉलिड स्पेयर होगा तो दोनों में दो दो कैटेगरी बटेगी। हॉलो होगा तो एक कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड भी होगा तो एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। तो हॉलो और सॉलिड में टोटल 4 टाइप्स हो गए हैं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। मोस्टली केसेस में चार्ज हमेशा सरफेस पे बैठता है। किसी भी 3D सरफेस तुम देख रहे हो, 3D मतलब एक क्यूब देख लिया तुमने, स्फीयर देख लिया, इन केसेस में मोस्टली टाइम में चार्ज कहाँ पे केवल बैठता है, सरफेस पे, अंदर चार्ज नहीं होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। बस एक केस में चार्ज अंदर बैठता है और वो जब सॉलिड हो और कंडक्टिंग हो। समझना किस में, अभी वो बात बताएंगे, बट ऐसे हमने बोला हमारे पास टोटल कितने केस हुए हैं, हॉलो और सॉलिड। हॉलो में कौन कौन से हुए हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में कितने हुए हैं, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। देखो इन तीन केसेस में चार्ज हमेशा कहाँ पे रहता है, सरफेस पे। बाकी इसी केस में चार्ज अंदर भी रहता है, बस सॉलिड वाले केस में चार्ज कहाँ रहता है, अंदर रहता है। बाकी इन तीनों केसेस में चार्ज कहाँ रहेगा, हमेशा सरफेस पे। क्लियर है इतनी बात? अब चार्ज सरफेस पे रहने से और नहीं रहने से कुछ फायदा मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। इनके प्रूव किया स्टेटमेंट, अपना जो स्टेटमेंट है लिखा है, इस स्टेटमेंट को जब इन्होंने प्रूव किया तो कैसे किया, इन्होंने बोला सपोज दैट मैंने एक स्पेयर ले लिया और इस स्पेयर पे चार्ज है और सारे चार्ज यहाँ पे बैठे हुए हैं। ध्यान से अभी देखना, ऐसे बैठे हुए। इस स्टेटमेंट को तो हम 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज ऐसे लिख दिए, फ्लक्स लिंकेज। मगर सुनो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि ऐसा काम करते हैं, ये जो सरफेस दिख रहा है इस पे हम एक छोटा सा एरिया कट करते हैं, छोटा सा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, इस पे एक छोटा सा एरिया कट करते हैं। तो एरिया हमेशा सरफेस के क्या परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर। तो अभी यहाँ से एरिया वेक्टर ऐसे इन्होंने निकाल दिया, इस एरिया वेक्टर को नाम दे दिया ds, या क्या नाम दे सकते हो, dA। एरिया है तो dA या ds कुछ भी बोल सकते हो, सरफेस एरिया है इसलिए उन्होंने ds ही वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो आप भी चाहें तो ds ही वर्ड यूज कर सकते हो, तो ये ds दे दिया। ठीक, अब एक बात बताओ, इसमें ऐसे ds हजारों बैठे होंगे, क्या इसमें कहीं पे भी तुम छोटा सा कट करोगे तो क्या ds दिखाई देगा, और उसका एरिया वेक्टर क्या सरफेस से बाहर होगा। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या उसी डायरेक्शन में बाहर निकल रहा होगा, कहीं पे भी तुम देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाहर निकल रहा होगा, और ds भी कैसे होगा, बाहर निकल रहा होगा। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है तो इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो एरिया वेक्टर की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की।
अब एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर एक पॉइंट पे सेम रही होगी? समझ रहे हो? चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो क्या हर एक पॉइंट का चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा होगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स रही होगी। तो हमें फ्लक्स जब निकालना होगा तो हम लिखेंगे E डॉट डी एस, लिखेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E और छोटा सा एरिया वेक्टर डी एस। अब यहाँ से जो फ्लक्स मिलेगा वो टोटल फ्लक्स नहीं होगा, वो ओनली क्या होगा? डी फाई होगा, क्योंकि छोटा सा फ्लक्स कहलाएगा, बस इतने से एरिया का निकल के आएगा डी फाई। क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा? तो इसमें पूरा ये लूप जब इंटीग्रेट होगा, क्लोज इनक्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा? क्योंकि वो सब पॉइंट के लिए क्या था? कांस्टेंट था। और डी फाई इंटीग्रेट होके कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुमने बाहर ले लिया और क्लोज इंटीग्रेशन ds का किया, डॉट हटाया भी गया है, डॉट अगले एक स्टेप में पहले हटा लो, क्योंकि तुम सोच रहे होगे डॉट कैसा हटा, तो डॉट हटाओगे तो अभी मैंने बताया क्या e ds cos 0 लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ds और e दोनों सेम डायरेक्शन में। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। अब d फाई इंटीग्रेट होके ओनली कितना हो जाएगा? फाई। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, अंदर बस इंटीग्रेशन किसका होगा? ds का। अगर ये स्पेयर है और स्पेयर का रेडियस अगर तुमने a लिया है या r कुछ भी लिया है, तो बताओ ds 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 ऐसे छोटे छोटे पूरे सरफेस का एरिया, और स्पेयर का सरफेस एरिया क्या 4 पाई r स्क्वायर होता है क्या? तो क्या हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई, और पूरा इंटीग्रेशन ds ds पूरे क्लोज सरफेस के लिए हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, बट यहाँ पे रेडियस तुमने क्या लिया है? a, तो क्या a स्क्वायर हो जाएगा? समझ गए इतनी बात? अब सुनो, थोड़ा ध्यान से समझना। हमें प्रूव करना है कि फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज होता है, यही प्रूव करना है। तो 4 पाई a स्क्वायर आ गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो ध्यान से समझो, थोड़ा ध्यान से समझो। अगर ये पूरा स्पेयर है और इसको एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, क्योंकि इस पे चार्ज तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरा ऐसे फैला हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? कि चार्ज इस पे टोटल बैठा हुआ है कितना? q, और उसका रेडियस कितना हो गया? a स्क्वायर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से क्या kq/r स्क्वायर होती है? तो पूरे इसको पॉइंट चार्ज अगर मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो क्या kq/ रेडियस है ना यहाँ पे, तो रेडियस कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि स्पेयर पे पूरा सरफेस पे चार्ज है और ये सारे चार्ज पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होंगे, तो सारी कहानी यहीं से ली जाएगी। अभी स्पेयर का अलग से निकाला जाएगा, बट अभी यहाँ पे बस लेट किया गया है कि जितने चार्ज यहाँ इस सरफेस पे बैठे थे, इन सारे चार्ज की कहानी पॉइंट मतलब सेंटर से ही स्टार्ट होगी, सब यहीं से ऑपरेट होगा। तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड? kq/a स्क्वायर। और यहाँ पे कितना चल रहा है? 4 पाई a स्क्वायर। a स्क्वायर से क्या a स्क्वायर कट जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखो, k की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई ε0, और यहाँ पे ऊपर क्या बचा हुआ है? q, और इनटू में कितना होगा? 4 पाई। क्या 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा? देन फ्लक्स की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? q/ε0 टाइम्स जितना चार्ज इसमें था, q हमने माना ही था, टोटल चार्ज कितना तुमने माना था? q, देन q/ε0 टाइम। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा आएगा गॉस थ्योरम, और यही गॉस थ्योरम की प्रूव है। मतलब अब इसको फाइनली स्टेटमेंट को तुम ऐसे लिखोगे, देखना थोड़ा, क्या इस फाइनल स्टेटमेंट को तुम लिखोगे अब क्या? ऐसे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू
नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल कहलाएगा गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। इसमें से कोई भी मैं यूज कर सकता हूँ, या तो फाई नेट इसके इक्वल कर दूँ, देखो ध्यान से, फाई नेट ही तो ये आया था EDS, या तो इसको इसके इक्वल कर दूँ या डायरेक्ट मैं फाई नेट को इसके इक्वल कर दूँ या इसको इसके इक्वल करके करूँ। क्वेश्चन में जैसे मुझे यूज करना होगा मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यही स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है। नोट कर लो पहले, फिर बताते हैं कैसे क्वेश्चन किया जाएगा और कैसे इसको पहले यूजफुल बनाया जाएगा, क्योंकि हमेशा सरफेस इनक्लोज मिलेगा नहीं, हमें ज़रूरी नहीं है कि सरफेस इनक्लोज मिले, हमें इनक्लोज बनाना पड़ेगा। हो गया? याद रखिएगा, क्योंकि आप जब वाइवा दोगे प्रैक्टिकल्स में तो मोस्टली कुछ चीज़ें क्लास 12th की पूछी जाती है, और जो एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है उसमें से एक ये भी है, क्योंकि गॉस थ्योरम गॉस लॉ इम्पोर्टेंट लॉ है, तो हो सकता है आपसे स्टेटमेंट पूछ दे, और पहला चैप्टर है तो पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है। मतलब आप वाइवाज जब देते हैं प्रैक्टिकल का तो उसमें गॉस थ्योरम क्या होता है आपसे पूछा जाएगा, तो स्टेटमेंट के साथ फॉर्मूला याद रखिएगा गॉस थ्योरम का। हटा दें। सुनिए, बोला क्या गया है, अब ये जो गॉस का लॉ है या गॉस थ्योरम है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह तुम अप्लाई कर सकते हो, मगर उसे अप्लाई करने के लायक बनाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि गॉस थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल है, तुम हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हो, बट उसको तुम्हें यूज़फुल बनाना पड़ेगा। तो हम वही चीज़ लिख रहे हैं, उसको यूज़फुल कैसे बनाएंगे उस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं क्या, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ एप्लीकेबल, या लिख लो ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट अ यूजफुल। ठीक है, हाउ मेक इट यूजफुल, उसको कैसे यूजफुल बनाएंगे। तो यूजफुल बनाने के लिए कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। पहला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू मेक इट यूजफुल। इलेक्ट्रिक फील्ड passes through charge always symmetric। चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी उसको हमेशा कैसे रखना होगा, सिमेट्रिक रखना होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, कैसे वो बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को सिमेट्रिक बताएंगे अभी। दूसरा ध्यान से सुनना,
गॉसियन सरफेस क्या है ये भी बता रहे हैं। गॉसियन, गॉस से बना है, एक सरफेस का नाम दे दिया इन्होंने, गॉसियन सरफेस ऑलवेज सिमेट्रिक फ्रॉम अ चार्ज। तीसरा, वैल्यू ऑफ, ये तो फर्स्ट का ही पार्ट है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ऑलवेज 0 और 1। दोनों में से कोई ऐसे ही बनाना पड़ेगा, या तो 0 आ जाए या तो 1 आ जाए। 0 आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, तब तो खत्म, 1 आ जाएगा तो ओनली कॉस थीटा हट जाएगा। एंड लास्ट, गॉसियन सरफेस do not cut do not passes from any charge। ठीक है, किसी चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। समझो थोड़ा ध्यान से। पहले तो गॉसियन सरफेस सर क्या है बताता हूँ। गॉसियन सरफेस पहले समझ लो, पहले नोट डाउन कर लो उसको। हो गया? सुनिए, गॉसियन सरफेस क्या है, कुछ स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ये, बस ये क्या है समझो। क्वेश्चन से ही समझा दे रहे हैं गॉसियन सरफेस, या पहले एक एग्जांपल से समझो। सपोज दैट एक चार्ज मैंने दे दिया, कितना दे दिया, एक चार्ज Q दे दिया। मैंने आपसे पूछा कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो बताओ चार्ज मैंने कहाँ रखा है, फ्री स्पेस में। चार्ज क्या वहाँ जहाँ रखा है वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं। और गॉस का थ्योरम क्या कहता है कि चार्ज को हमेशा क्या करना है, किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज होना है। तभी तो बोलोगे कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, या टोटल चार्ज जो है वो Q इनसाइड जो सरफेस के होगा उसकी वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगी। तो चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो उसको इनक्लोज करने के लिए एक सरफेस बनाना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे Q है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे निकलेगा? अगर ये पॉजिटिव है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा चारों तरफ। अब इसका गॉसियन सरफेस क्या बना सकते हो? क्या स्फीयर बना दूं? अरे चार्ज यहाँ रखा है, उसको चारों तरफ एक बराबर सिमेट्रिक में पैक करना है, तो क्या बना सकता हूँ? स्फीयर, क्यूब, कुछ भी बना सकता हूँ ना। स्फीयर, क्यूब, कुछ भी बना सकता हूँ। मगर ध्यान से देखो, मैं सेलेक्ट करूँगा स्फीयर बनाना। अगर मैं स्फीयर बनाना, क्यूब क्यों नहीं लिया ये भी बता रहा हूँ। स्फीयर लेने से फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अभी तो मैंने 4 बनाया है, ऐसे क्या बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी? तुम कहीं पे भी देख लो थोड़ा ध्यान से, क्या ये गॉसियन सरफेस इस चार्ज के लिए सिमेट्रिक है? गॉसियन सरफेस ऑलवेज सिमेट्रिक फ्रॉम अ चार्ज। कहीं से भी चार्ज का डिस्टेंस इस गॉसियन सरफेस पे देख लो, क्या हमेशा R रहेगा क्या? तो क्या सिमेट्रिक हो गया? दूसरी चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू द चार्ज ऑलवेज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ही पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा देखो, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ऑलवेज 0 और 1। थोड़ा एक बात बताओ, कॉस थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है फ्लक्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकल रही है और इसका एरिया वेक्टर भी देखोगे तो बाहर निकलेगा, तो क्या कॉस 0 हो जाएगा? और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कॉस थीटा भी 1 आ गया। और गॉसियन सरफेस डू नॉट पासेस या डू नॉट क्रॉस द चार्ज, चार्ज को कभी कट नहीं करना चाहिए। क्या चार्ज को गॉसियन सरफेस कट कर रहा है? नहीं। क्या चारों स्टेटमेंट को इसने फुलफिल कर दिया? अब बताइए इसका फ्लक्स कितना होगा?
तो जितना चार्ज अंदर इंक्लोज है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम, आ गया आंसर। समझ रहे हो? बस आपने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना दिया, उसको उसके अंदर पैक कर दिया और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, चार्ज उसके अंदर इंक्लोज था, आंसर मिल गया। अब क्यूब क्यों नहीं लिए? सर क्यूब में भी तो सिमेट्रिक बन सकता था ना क्यूब। तो तुम क्यूब लोगे तो क्या होगा, एक बात बताओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या उसमें? दिख तो नहीं रहा है। क्यूब भी लोगे तो वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, चारों तरफ सिमेट्रिक ही दिखाई देगा। और एकदम बीच में रख दोगे, क्यूब का मतलब साइड ए होता है, एकदम बीच में रख दोगे तो यहाँ से a/2, अगर साइड ए है क्यूब का तो नीचे से a/2, ऊपर से a/2, इधर से a/2, इधर से a/2, क्या चार्ज गॉसियन सरफेस के सिमेट्रिक हो गया? डायगोनल भी जितना होगा उसके आधा ही तो जाएगा, इधर से भी इधर से भी। अरे पूरा डायगोनल अगर उसका √2a हो रहा है तो इधर से भी आधा, इधर से भी आधा। सिमेट्रिक का मतलब चारों तरफ से सिमेट्रिक होना चाहिए। तो डायगोनल एक से है तो दूसरे से भी सेम हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी आंसर कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। मगर चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, थोड़ी सी चीज़ें चेंज होगी, और वही हम क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, सुनिए थोड़ा ध्यान से। एक चार्ज है Q, यहाँ पे रखा गया है, और एक प्लेट ऐसे बना दे रहा हूँ, ये प्लेट, इस प्लेट का साइज जो है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी कह लो, अभी तो इसमें केवल ये 2D फिगर में है, तो ये भी A है, ये भी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों A है। यहाँ से सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया है Q, प्लस Q है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज। एक प्लेट लिया हूं जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों A है, क्यूब है, मतलब एक स्क्वायर प्लेट है, और उस स्क्वायर प्लेट के एकदम सेंटर से a/2 ऊपर आया हूं और वहां पे एक चार्ज Q रख दिया हूं। मैंने आपसे पूछा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज। बताइए क्या करोगे? क्या इस चार्ज को इंक्लोज करोगे, गॉसियन सरफेस में इंक्लोज करोगे? थोड़ा ध्यान से देखो, ये प्लेट है और प्लेट में चार्ज एकदम बीच में a/2 पे यहाँ आके रख गया है। तो क्या एक इधर से, एक इधर से, 2 हो गए, एक नीचे है ये 3 हो गया, एक इधर से 4, एक इधर से 5 और एक ऊपर से 6। क्या पैक हो गया गॉसियन सरफेस में? अब क्या एकदम ऊपर a/2 पे जो यहाँ पे आएगा, सारे प्लेट से a/2 पे ही डिपेंड करेगा, सिमेट्रिक भी दिखाई दे रहा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। बट हमने आपसे बोला था कि टोटल यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारा आंसर कितना आएगा फ्लक्स का, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। बट गॉसियन सरफेस तो आपने ड्रॉ किया है ना, गॉसियन सरफेस तो आपने ड्रॉ किया, मैंने तो फिगर बस इतना ही दिया था। तो टोटल कितने फेसेस थे, 6। तो क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का 1/6 पार्ट ही हम फ्लक्स में यूज करेंगे? समझ गए हो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 1/6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने बस एक ही प्लेट दिया था, बाकी फेसेस तो हमने यूज किए हैं। तो जो 6 फेसेस हमने यूज किए हैं वो 5 ही यूज किए हैं, एक दिया था, तो बाकी 6 से ही बना है हमारा गॉसियन सरफेस। तो 6 को हटाना पड़ेगा ना, तो क्या रिड्यूस करेंगे उसको? तो रिड्यूस करने के लिए क्या 1/6 कर देंगे? तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम तो पूरे क्यूब के लिए मिला, और पूरा क्यूब जब हटा देंगे तो क्या इसका मतलब 6 फेस हट गए, 6 फेस हटे तो कितना 1/6 टाइम रिड्यूस कर गया होगा, तो 1/6 हो गया होगा। क्लियर है इतनी बात? तो देखो आपने उसको एप्लीकेबल किया है, आपने उसको बनाया है, मतलब वो एप्लीकेबल था मगर वो यूजफुल नहीं था, आपने उसको यूजफुल बनाया। प्लेट लगा लगा के चारों तरफ से गॉसियन सरफेस बनाया, सिमेट्रिक देखा है,
कॉस थीटा की वैल्यू देखी, हर एक चीज़ देखने के बाद से तब आपने लिखा है 1/6 Q/ε0। क्लियर है? ये एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ इसका आंसर कितना होगा। गॉस थ्योरम का यूज करो, और ये एक क्यूब ही है जिसका साइड ए है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक चार्ज क्यू। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ दिस चार्ज। इस चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। जल्दी बताओ। Q/8ε0। और भी कोई बताए? Q/8ε0। और भी कोई बताएगा? कुछ चार्ज को क्यूब के कॉर्नर पे रखा हूं, पीछे वाले। समझना है आपको गॉस थ्योरम। जल्दी बताइए। अब क्यूब में कुछ है नहीं मेरे पास, अब 3D फिगर है तो यहीं से समझोगे। थोड़ा ध्यान से देखो, एक क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज रख दिया है क्यूब, ठीक, और साइड ए है। मैंने आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक करेगा, तो तुम्हें गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा। गॉस थ्योरम एप्लीकेबल तो है, यूजफुल बनाना है। यूजफुल बनाने के लिए क्या, उसको गॉसियन सरफेस से पैक करेंगे। अब गॉसियन सरफेस सर्कल थोड़े बना दोगे, जैसा रखा था वैसी ही चीज़ अगल बगल रख के बना सकते हैं। तो समझो एक ईंट है और एक ईंट के कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज रखा गया है, तो इस छोटे से चार्ज को ढकने के लिए टोटल कितने ईंट और रखने पड़ेंगे, एकदम बीच में आ जाइए। ध्यान से देखो, 1 2 आगे हो गए और 2 4 और 4 उसके ऊपर, टोटल कितने हुए? 8। क्या गॉसियन सरफेस बन गया? समझे हो? समझ रहे हो ना? जैसे वही मैं बोल रहा हूँ 3D फिगर है तो ध्यान से समझना। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ रखा गया है, इसको ढकना है, तो एक आगे और एक इधर आगे, तो 2 हो गए। अभी पीछे से तो दिखेगा ना वो, तो पीछे से भी 2 ऐसे ही सेम रख दोगे, तो अब नीचे से ढक गया, अब ऊपर से ढकना है, एकदम बीचों बीच में लाना है उसको। तो क्या ऊपर भी सेम 4 रख दोगे, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। इतनी बात। अब बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितनी हुई, तो Q/ε0 तो होता है, और तुम्हें तो बस एक के लिए बनाना था। टोटल ऐसे कितने रखे हैं? 8, तो 1 कितना कर दिया? 8। बट अभी फिलहाल में ये आंसर नहीं है। Q/8ε0 ये आंसर नहीं है। आंसर थोड़ा देखो, ध्यान से समझो। ये चार्ज एकदम बीचों बीच में रखा था इस प्लेट से, और ये चार्ज एकदम कॉर्नर पे रखा है, और हमने आपसे फ्लक्स पूछा है। फ्लक्स क्या होता है? जो किसी सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर पास कर रहा हो, तिरछा भी निकल रहा होगा तो उसका कंपोनेंट तो जा रहा होगा। मगर सपोज करो कि कोई एरिया वेक्टर या कोई भी चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे निकाल रहा हो, ऐसे ऐसे, मतलब समझ रहे हो, सरफेस एरिया पे ग्रेज कर रहा है, पास ही नहीं कर रहा है। इसका कंपोनेंट क्या तोड़ पाओगे? तोड़ोगे तो क्या अंदर जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि खुद स्टेट चल रहा है, ग्रेज करते हुए जा रहा है। ग्रेज करने का मतलब है उसी पे सरक रहा है, उसी सरफेस पे सरक रहा है, और उसी सरफेस पे सरक रहा है, तो क्या वो फ्लक्स कहलाएगा? नहीं। तो इसमें से कितने ऐसे फेसेस हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेज करेगा? ध्यान से देखो, एक ऊपर वाला, एक बगल वाला और एक पीछे वाला, 3 हटाने पड़ेंगे ना, तो 1/3 और रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें 1/3 और रिड्यूस करेंगे, आंसर आएगा Q/24ε0। समझ गए इतनी बात? Q/8ε0 सही था, मगर वो तब था जब चार्ज बीच में रखा जाता, बीच में नहीं था। सरफेस पे ग्रेज करने वाली लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहलाती।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मतलब सरफेस को पार करना पड़ेगा, और पार हुआ, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इसको ग्रेज कर देगी, इसको ग्रेज कर देगी और पीछे वाले को ग्रेज कर देगी, बाकी ये आगे और इधर वाले से तो पास करेगी नीचे वाले से, तो उसके कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे और वो फ्लक्स में आ जाएंगे, मगर 3 हमें दिखेंगे कि उस सरफेस पे ग्रेज कर रही हैं, उनको रिड्यूस कर दो। तो उनको रिड्यूस करने के लिए 1/3 और हमने रिड्यूस कर दिया, आंसर आ गया Q/24 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो, नेक्स्ट हेडिंग डालो अब अगला। इसी से हेडिंग है, मतलब क्वेश्चन टाइप में ही है, कह सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सिलेंडर यूजिंग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिलेंडर यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, सुनो थोड़ा ध्यान से। अभी सिलेंडर कितने टाइप्स के मैंने बताए, हॉलो एंड सॉलिड। हॉलो में कितने हुए, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड में भी कितने, कंडक्टिंग एंड ठीक है। अब इसमें कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग, इन तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन है, क्योंकि तीनों के लिए सेम प्रॉपर्टी, चार्ज कहाँ पे रिसाइड करती है, सरफेस पे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, हॉलो का कौन सा, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, एंड सॉलिड का ओनली कौन सा, कंडक्टिंग। इन दोनों के लिए डेरिवेशन क्या होगा, सेम डेरिवेशन, बिकॉज चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस, चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस। हॉलो के कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड के कंडक्टिंग, इन तीनों के लिए एक डेरिवेशन और इसका अलग डेरिवेशन, मतलब मुझे टोटल 2 डेरिवेशन पढ़ने हैं। इन तीनों के लिए एक डेरिवेशन, क्यों, क्योंकि इन तीनों पे चार्ज हमेशा कहाँ पे बैठता है, सरफेस पे। ठीक है, बाकी इसमें चार्ज इसके वॉल्यूम में भी फैला होगा, अंदर भी रहेगा, जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा सॉलिड का। ठीक है, तो आइए हम पहले हॉलो के और ये कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड के कंडक्टिंग के केसेस देखते हैं। सुनिए थोड़ा ध्यान से, बात नहीं ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान सा है, आप पहले समझो। पहले इन तीनों के लिए मैं कर रहा हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, इनके लिए। और इसमें पहला केस, फर्स्ट केस, क्योंकि हमें सिलेंडर के लिए बनाना है, तो ये रहा सिलेंडर, थोड़ा ध्यान से देखो, ये रहा सिलेंडर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सिलेंडर की वजह से, जिसकी लेंथ गिवन है, कितनी दी है, L, और रेडियस कितनी दी है, R, कैपिटल R। ठीक है, लेंथ को L या हाइट H ले सकते हो, और रेडियस कितनी गिवन है, कैपिटल R। थोड़ा ध्यान से समझना, कहाँ कहाँ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, 3 जगह पे, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के बाहर और सिलेंडर के सरफेस पे। तो टोटल कितने केस बनेंगे, 3, मतलब इसमें अब 3 केसेस अलग अलग चलेंगे। पहला कहाँ हम निकालें, इनसाइड,
पहला कहाँ निकालें? इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। यूज गॉस थ्योरम का करना है, तो चार्ज सारे कहाँ पे बैठे हैं इसमें? अरे भाई चार्ज इसमें कहाँ बैठते हैं? सरफेस पे, यहीं लिखा गया है। चार्ज अगर सरफेस पे बैठेंगे और निकालना कहाँ है? अंदर। तो जहां पे निकालना है वहां पे तुम्हें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। थोड़ा ध्यान से देख के बताओ, क्या इस गॉसियन सरफेस सिलेंडर है तो सिलेंडर का गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही तो होगा अंदर। अंदर निकालना था तो मैंने अंदर ही ड्रॉ किया। अब इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज इंक्लोज है क्या? नहीं, कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है। तो बताओ क्या हम ऐसे लिखेंगे? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही होता है गॉस थ्योरम? क्या क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, मतलब क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी है? 0। तो क्या पूरा 0 हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर विल बी 0। हमेशा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? 0, क्योंकि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। सारे चार्ज कहाँ पे रिसाइड करते हैं? सरफेस पे। तो बाहर निकलेगा ना, अंदर थोड़े जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगा? आउटसाइड। बस एक केस में होता है जो कि किस में चलेंगे? नॉन कंडक्टिंग, वो भी सॉलिड वाले। ठीक है, पहला केस था ये। दूसरे केस में आना, सिलेंडर यही है, सिलेंडर यही है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना दिया गया था? L, और रेडियस कितना दिया गया था? R। कहाँ निकाल रहे हो ये? बोलो भाई। आउटसाइड। अच्छा, ये जो रेडियस तुम सिलेंडर ड्रॉ किए हो, इसके रेडियस को तुम लिख लेना स्मॉल r। बताओ इस इनसाइड के केस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? r इज ग्रेटर देन स्मॉल r। लिखा जा सकता है। आउटसाइड वाले केस में क्या लिखूंगा? अब गॉसियन सरफेस कहां ड्रॉ होगा? जहां पे निकालना है वहीं पे। तो मान लो यहां निकालना है, तो क्या इसी से सिमेट्रिक पास कराएंगे? ऐसे बड़ा सा एक सिलेंडर बनाएंगे, लेंथ वही रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा? रेडियस। बताना थोड़ा ध्यान से। अब रेडियस कितना हो गया? इसका स्मॉल r, और जो दिया था वो कितना था? कैपिटल। बताओ कौन बड़ा है इसमें? स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये देख के बता सकते हो कि कहाँ पहुंचे हो तुम? आउटसाइड में। अब बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? नहीं, क्योंकि चार्ज अब देखो इस सरफेस के अंदर आ गया है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ गया है। तो क्या लिखोगे? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। क्लियर है इतनी बात? डॉट हटा दो, डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। ds मतलब स्मॉल एरिया, और किसका ds? किसका ds होगा? ये गॉसियन सरफेस का। ध्यान से समझना, ये ds किस पे लोगे तुम? इस पे नहीं कट करोगे। किस पे कट करोगे? गॉसियन सरफेस पे। तो गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर चलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकलेगा, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो क्या डॉट हटेगा तो cos 0, और cos 0 कितना होता है? 1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। इंटीग्रेशन पूरे क्लोज का किसका करना है? ds, 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 पूरे गॉसियन सरफेस का ds। समझ गए इतनी बात? इज इक्वल टू q। q मतलब चार्ज। चार्ज किस पे फैला हुआ है? थोड़ा ध्यान से बताओ। अंदर वाले सिलेंडर पे, और अंदर वाले सिलेंडर पे चार्ज फैला है, सरफेस पे है। तो क्या मैं चार्ज की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं? सरफेस पे फैलता है तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा इंटू ए। तो क्या मैं क्यू की जगह पे क्या रख दूंगा? सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सुनना थोड़ा ध्यान से। सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक ds 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 जब इंटीग्रेट होगा तो एक एरिया और आएगा।
यहाँ भी एक एरिया आएगा और यहाँ भी एक एरिया आएगा। ये एरिया किसका है? गॉसियन सरफेस का। और ये एरिया किसका है? जिस पे चार्ज बैठा है। तो क्या ये अंदर वाले पे चार्ज बैठा है? वो भी सिलेंडर है मगर रेडियस कैपिटल आर है। और गॉसियन सरफेस का एरिया जब आएगा तो क्या बड़ा सिलेंडर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया उसका कितना होगा? कर्व सरफेस पे ही तो बैठा है पूरा चार्ज। बोलो भाई। हाँ, 4 पाई 2 पाई आर एच। यहाँ पे हाइट क्या लिया गया है? एल लिया गया है। और दोनों सिलेंडर के लिए हाइट क्या एल ही होगा। कितना लिखेंगे बताओ? ई और ds इंटीग्रेट होके 2 पाई आर एल होगा क्या? यहाँ पे देखो सिग्मा को छोड़ दो ऐसे, एरिया। अब ये एरिया किसका होगा? अंदर वाले सिलेंडर का जिस पे चार्ज बैठा है। कितना होगा ये? 2 पाई आर, क्या कैपिटल आर होगा इनटू में एल। हाइट तो इसकी भी एल ही है। अपॉन में कितना है? क्या कटेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या कटेगा? एल से 2 पाई से क्या ई इज इक्वल टू कितना आएगा? सिग्मा कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या क्या कांस्टेंट है भाई इसमें? सिग्मा रेडियस जो दिया था, एप्सिलॉन नॉट वेरी क्या कर रहा है? क्योंकि ये गॉसियन सरफेस तो तुमने ड्रॉ किया है। हो सकता है तुम यहीं ले लेते, हो सकता है तुम यहां लेते। अगर तुम यहां लेते तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता कि नहीं? सोच के देखो। क्यों? क्योंकि चार्ज से पास में आ रहे हो। और यहां होता तो क्या चार्ज से दूर जा रहे हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या मैं लिख सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है इतनी बात? कहां पे निकाल दिए? आउटसाइड। बस एक लास्ट केस, उसमें डेरिवेशन नहीं करना है। लास्ट केस कहां पे निकालना है? सरफेस पे। थोड़ा बताओ, सरफेस के लिए क्या कैपिटल आर स्मॉल आर के क्या हो जाएगा? ये गॉसियन सरफेस किस पे ड्रॉ करने लगेंगे? इसी पे। तो इसी फॉर्मूले में क्या कैपिटल आर की जगह पे क्या रख दें? तो क्या ये दोनों कट जाएंगे? ओनली ई की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा आर अपॉन कैपिटल आर एप्सिलॉन नॉट कट गया, देन ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन। अब थोड़ा ध्यान से सुन लो। एक सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आई है डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अंदर जीरो है और बाहर जैसे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। मतलब मैक्सिमम कहाँ है? सरफेस पे। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है। ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है और यहाँ से जैसे सरफेस पे गए हो तो सरफेस पे क्या हो गई है? मैक्सिमम। और सरफेस से जैसे आगे बढ़ रहे हो तो फिर क्या होगा? घटेगा, मिनिमम होगा ना। और एप्सिलॉन देखो ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो घटेगा कैसे? पैराबोला बना के, हाइपरबोला बना के। तो क्या ग्राफ बना सकते हो क्या ऐसे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर, इनके बीच का ग्राफ। पहले ये सिलेंडर, बताओ भाई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 यहां तक जीरो चली। सरफेस पे चले तो क्या एक ही बार बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई क्या? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? और जैसे सरफेस से आगे बढ़ना स्टार्ट किए, मतलब आर की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किए, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट हुई? और कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हाइपरबोला बनेगा, मतलब ग्राफ कहीं ऐसे बने। ठीक है, पहले जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, और जैसे सरफेस से आगे बढ़े तो क्या ऐसे चलने लगी। ठीक है, बना लो फिगर। बाकी हम नॉन कंडक्टिंग का कल पढ़ते हैं।